हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का द सिटी टॉपर पर स्वागत है। मैं प्रदीप राजपूत आप सभी लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड और सिविक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रिपेयर करवा रहा हूं। ये हमारा सेट नंबर 4 है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक मिलेंगे। ऐसे ही मोर देन 500 to 600 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहे हैं। इस सीरीज से लगातार जुड़े रहने के लिए आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पे लाइक कर लीजिएगा। लगातार देखते रहिएगा। सबसे ज्यादा फायदा आपको तब होगा जब आप आंसर साथ साथ में लिख रहे होंगे। और इसके लिए मैं आपको कह देता हूं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। इससे फायदा यह होगा क्योंकि आपका लिखा हुआ आंसर बाकियों को भी मोटिवेट करेगा और शिक्षा हमेशा बांटने से ही बढ़ती है ना। आपने सुना होगा कि शिक्षा वह धन है जिसको जितना बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगी। तो इस प्रिंसिपल को आप सभी लोग फॉलो अप करेंगे और ध्यान से सुनते चलेंगे। अब हम चल रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको मेरी तरफ ना देख करके स्क्रीन की तरफ देखना है, हाईली मोटिवेटेड रहना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे देने से पहले देना है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस मैंडेटेड डैश ऑफ जर्मन एरिया राइन वैली। मतलब क्या हुआ? जब ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस साइन होती है, आप में से कौन बताएगा ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस किस डेट में साइन होती है? बताइए। इससे पहले कि मैं बताऊं आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसे। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस के अकॉर्डिंग राइन वैली जो है उसके साथ क्या किया था जो जर्मनी का हिस्सा थी। ओके, तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एवैक्यूएशन कर दिया था, या फिर डीमिलिटराइजेशन किया, या फिर फोर्टिफिकेशन करवाया गया वहां पर, या फिर प्रोटेक्शन। आप लोग मेरी तरफ ना देखकर पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है वहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं तो यहां पर जो है पेन टैब की हेल्प से आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लिख के बता रहा हूं। वही सब चीजें आपको मेरे पीछे लगी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीमिलिटराइजेशन। यहां पर कर दिया गया था डीमिलिटराइजेशन। अब इतनी देर में आपने सोच लिया होगा तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस कब साइन होती है? ये साइन होती है 28 जून 1919, यानी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में। देखिए इसी तरह की डेट एक और कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ये तो चलिए हो गई ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस, मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, आप इससे समझ जाएंगे। अब स्टार्टिंग डेट क्या थी? ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो स्टार्टिंग डेट क्या थी वॉर के शुरू होने की? स्टार्टिंग डेट थी 28 जुलाई, क्योंकि ये डेट्स कुछ एक जैसी है इसलिए हमें कंफ्यूज करती हैं। 28 जुलाई 1914। ओके, और जो इसका इमीडिएट कॉज था वो क्या था? साराजेवो क्राइसिस। तो ये साराजेवो क्राइसिस जो होता है, साराजेवो क्राइसिस, ये कब होता है? ये होता है 28 जून में, 28 जून 1914। तो ये तीनों के तीनों डेटें कुछ एक जैसी दिखती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। और आपको हम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, आपको मैं जवाब दूंगा। और यदि आपके किसी और के पूछे हुए सवाल पर आप जवाब देना चाहें तो आप भी दे सकते हैं। इससे देखिए आपकी और आपके साथ के उस व्यक्ति की, जिसे हो सकता है आप जानते भी ना हो, दोनों के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और मिल बांट के कोऑपरेशन के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में अगर आप पढ़ेंगे, आपको 99-100% से कोई नहीं रोक सकता। अब इसी के साथ जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसका जो अगले पार्ट में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो मैंने बताया था वो सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी कंट्रीज साइंड द यूएन चार्टर ऑन जून 26? जून 26 में जब 1945 में यूएन चार्टर पे साइन हो रही थी तो उस समय कितनी कंट्रियों ने मिलकर के इस पे साइन किया था? आपके लिए देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 50 या फिर ऑप्शन डी 57। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? और देखिए इस समय जो कंट्रीज थी उनकी संख्या थी 50, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आप और जान लीजिए कब यूएन चार्टर पे साइन होता है? वो होता है 26 जून को 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। फासिज्म एंड नाजिज्म वर इन फेवर ऑफ, यानी कि इसमें क्या पूछा जा रहा है?
फासिज्म और नाजिज्म की सिमिलरिटी के तौर पर एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर ए डेमोक्रेसी। क्या ये दोनों डेमोक्रेसी के फेवर में थे? हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज दे वर द एंटीथीसिस ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पढ़ाया है ना मैंने, ये एंटीथीसिस ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद है सेक्युलरिज्म। जब ये डेमोक्रेसी के ही खिलाफ है तो सेक्युलरिज्म को तो फेवर कर ही नहीं सकते। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में इंटेलेक्चुअलिज्म पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इनका क्या है? टोटलिटेरियनिज्म, यानी कि डिक्टेटरशिप, ये इसके फेवर में थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ये डेमोक्रेसी के फेवर में थे, ना सेक्युलरिज्म के, ना ही इंटेलेक्चुअलिज्म के। अब हम हैं अगले आंसर पे। इसका जो करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। आपको जानना जरूरी है इसमें से कौन सी एक यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यहां पर आपको बताएं, आपको जानना जरूरी है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो कौन सी नहीं है क्लियर हो जाएगा। कैसे? हम जानेंगे परमानेंट नेशन। परमानेंट नेशन, तो आप मुझे बताएं परमानेंट नेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से हैं? बोलना शुरू कर दीजिए या लिखना शुरू कर दीजिए। पहली कंट्री ले लेते हैं यूएसए, ठीक है। दूसरी कंट्री ले लेते हैं रशिया। तीसरी कंट्री के तौर पे ले लेते हैं ब्रिटेन। और चौथी कंट्री के तौर पर हम नाम ले लेते हैं फ्रांस। तो पांचवी कौन सी है? रशिया। सॉरी, थोड़ा सा खांसी है इस समय, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, फ्रांस, रशिया, तो ये 5 कंट्रीज हैं जो यहाँ की परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो देखिए यूएसए की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, है ना। ब्रिटेन की इंग्लिश, तो ये कॉमन हो गई। रशिया की रशियन। इसके बाद फ्रांस की फ्रेंच। ओहो, रशिया मैंने 2 बार लिख दिया, इधर पे लिखना है हमें चाइना, ठीक है, चाइना। चाइना, चाइना की चाइनीज या मैंडेरिन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, कितनी लैंग्वेज हो गई? देखो 1 2 3 और 4, और टोटल जो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है 6। तो 5वें नंबर की लैंग्वेज कौन सी है? वो है स्पेनिश। और 6ठे नंबर पे है अरेबियन, ठीक है। तो अब इनमें से जो है कौन सी एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? तो आप देखिए इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे पढ़िए, ऐसे फिर क्वेश्चन कैसा भी दे दिया जाए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। पूछा जा रहा है व्हेन वाज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है, या किस साल को हम मानते हैं इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड के तौर पर लिया गया? क्यों? ताकि जो है वॉर से या और बीमारियों से पीड़ित बच्चे हैं उनकी तरफ ज्यादा फेवर दिया जा सके, उनकी तरफ ज्यादा अटेंशन दी जा सके, इसलिए इस डे को और इस साल में से शुरू करते हुए हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो ईयर कौन सी है? वो ईयर देखिए 1982 है, या 1979, या 1975, या 1981। आप अपना आंसर जरूर लिख के दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1979, ठीक है। तो देखिए 1979 में 1 जनवरी को इस डे को और अडॉप्ट किया गया यूएन जनरल असेंबली से, और उसके बाद जो है एवरी ईयर 1 जनवरी को हम इस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हु समन्स ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को कौन इनमें से समन करता है, कॉल करता है, बुलाता है? क्या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या चीफ जस्टिस? तो देखिए इसके जो पावर है, यानी हम पावर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर्स ऑफ प्राइम प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, किसकी पावर है? जी हाँ, ये बिल्कुल जो है पावर है प्रेसिडेंट की। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि ये प्रेसिडेंट की कौन सी कैटेगरी की पावर है? देखिए कितने बच्चे बता पाते हैं, इतनी देर में आप बताइए, हम इसके आंसर को मैच कर लेते हैं। जी हाँ, आंसर नंबर बी करेक्ट है। और पार्लियामेंट के सेशन को समन करने की प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है
जी हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। ये है लेजिस्लेटिव पावर। कौन सी पावर है? लेजिस्लेटिव पावर। और अगर ये जो है समन कर सकता है राष्ट्रपति, तो ये सेशन को प्रोरोग भी कर सकता है। बताइए, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है ना? वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है ना? आप अगले क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स कम्स अंडर। अगर दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होता है, जुडिशियल डिस्प्यूट, तो वो किसके अधीन आता है? क्या वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में है, या फिर एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में है, या एडवाइजरी में, या फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन में? तो आपको बताना है ये किस ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब आप फटाफट ये और बता दीजिए कि ये किस कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में है। तब तक हम आंसर देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसका करेक्ट आंसर है। आप बता दीजिए किस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है ये। नहीं बता पा रहे? ओके, ठीक है। तो देखिए, कमेंट्स आ रहे हैं, वेरी गुड। इसके ये जो है किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है? ये आता है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता कि वो दो राज्यों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सके। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। बड़े आनंद लेके पढ़िए, आप बिल्कुल लाइट मूड में पढ़िए, लेकिन लिखते जरूर रहिएगा। ठीक है, बार बार बता रहे हैं, लिखने से जो प्रैक्टिस होती है ना, वो सुनने से नहीं होती है। लिखने से कंसंट्रेशन जितनी मजबूत रहती है ना, उतनी सुनने से नहीं रहती है। मुझे यकीन है कि आप लोग जो है इस परंपरा को अपनाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। रिट ऑफ डैश प्रोवाइड्स अ रेमेडी टू अ पर्सन हेल्ड अनलॉफुली इन पर्सन और पुलिस कस्टडी। ठीक है, तो रिट ऑफ डैश प्रोवाइड्स अ रेमेडी टू अ पर्सन। कौन सी रिट जो है जिससे हम उस व्यक्ति को जिसको अनलॉफुली इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसको किस रिट से उसको रेमेडी मिलेगी? क्या वो हैबियस कॉर्पस से, क्या वो मैंडेबस से, क्या वो क्वे वारंटो से, क्या वो प्रोहिबिशन से? तो आपको बताना है। अब आप एक चीज और बता दीजिए, इसमें तो 4 ही रिट लिखी है, 5वीं रिट का नाम तब तक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वो 5th रिट का क्या नाम है। देखें कितने बच्चे बताते हैं। तब तक हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि हैबियस कॉर्पस। पांचों रिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी होंगी, रटनी होंगी आपको, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये हैबियस कॉर्पस है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जिससे जो है किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन किया गया हो तो उसे छुड़वाया जा सकता है, रेमेडी उसे मिलेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने। 84 में क्या पूछ रहे हैं? डैश इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पर आता होगा तो ना, अगर आता ही नहीं होगा तो कहां से सिंपल है। तो देखिए, लेकिन सिटी टॉपर के बच्चों को आता है, आई नो। सो द सेशन कोर्ट है, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट है, लोक अदालत, या फिर फैमिली कोर्ट्स? बताइए। तो हाईएस्ट जो सिविल कोर्ट है, आपको बताई थी, हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में जो है हम सिविल केसेस को सुनते हैं, सिविल केसेस, और दूसरे में जो है हम क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं, क्रिमिनल केसेस को। तो आपको बताया गया था कि सिविल केसेस की जो कोर्ट होती है उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, बताया था ना। और अगर क्रिमिनल केसेस की है तो इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन जज। क्या बोलते हैं आप मुझसे पहले बताइए, क्योंकि मैं तो लिख रहा हूं। ठीक है, आप मुझे पहले बताइए। तो कोर्ट ऑफ सेशन जज। अब आंसर मिल गया? जी हाँ, समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। ठीक है, ऐसे पकड़ा जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। पहले इसके ऑप्शन बी को देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, यही था कि नहीं था? ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 85। अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस अंटिल अटेन्स द एज ऑफ डैश ईयर। यानी अभी हम हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं कि वो कितने साल तक जज बना रह सकता है। इसी के साथ साथ आप मुझे ये लिख के बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज कब तक जज बना रह सकता है। तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या 65 ईयर्स, क्या 64 ईयर्स, क्या 66 ईयर्स, क्या 62 ईयर्स? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 62 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति जज बना रह सकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब हम चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ
क्या आप लोगों ने कमेंट लिखे? नहीं तो फटाफट लिख दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज कितनी साल तक, अपनी उम्र के कितनी साल तक जो है सुप्रीम कोर्ट में जज रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 86। कुछ 86 में पूछा जा रहा है कि जर्मनी, इटली, जापान फॉर्म्ड डैश ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? डैश ब्लॉक ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बताइए भाई कौन सा ब्लॉक? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एक्सिस, ऑप्शन बी एलाइड, ऑप्शन सी यूनाइटेड या फिर ऑप्शन डी ट्रिपल। याद रखिएगा हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जो ब्लॉक बनाया था उसका क्या नाम था? तो आपको याद दिलाए, इस ब्लॉक का जैसे नाम था, ऑप्शन देखिए अभी आप बताएंगे और आपने बताने भी लगे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे ना और उतना ही ज्यादा दूसरा भी लिखेगा, और जब दूसरा उतना लिखेगा तो आप उससे ज्यादा लिखेंगे। आप देखिए मिल बांट करके क्या तैयारी होगी आपकी, एक दूसरे की क्वेरीज यही सॉल्व हो जाएगी। आप एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे फिर भी एक दूसरे की क्वेरीज यही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक इन्होंने अलायंस बनाया था जिसका नाम रखा था रोम, बर्लिन, टोक्यो। है कि नहीं? बताओ जल्दी बताओ, यस नो लिख करके जल्दी से बताओ, है कि नहीं? यस है। तो रोम, बर्लिन, टोक्यो ये बनाया इन्होंने अपना एक्सिस। तो क्या हुआ इसमें? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए एक्सिस पावर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछा रहे हैं? इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो ऐसा होता रहता है ना, युद्ध में कोई कभी ज्वाइन करता है तो कोई कभी ज्वाइन करता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से आखिर में कौन सा देश ऐसा था जिसने वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से ही बताना आंसर। तो ऑप्शन ए में है यूएसए, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। समझ गए होंगे है ना। पर्ल हार्बर पे क्या हुआ था? जो पर्ल हार्बर पे हुआ था उसी की वजह से तो कंट्री ने ज्वाइन किया था। वो कौन सी है? ऑप्शन ए यूएसए। ठीक है, तो वो कंट्री का नाम है यूएसए, राइट। अच्छा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि पर्ल हार्बर पर अटैक किया किसने था, और अगर ये लिख सकते हैं ना तो ये भी लिख दीजिए किया कब था, और अगर ये लिख सकते हैं तो ये भी लिख दीजिए कि यूएसए ने किस डेट को ज्वाइन किया। वेरी गुड, देखिए कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। हिटलर अटैक डैश ऑन 1 सितंबर। अरे भाई ये तो इमीडिएट कॉज था ना। क्या था इमीडिएट कॉज? जल्दी से बताओ, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखिए मैं लिख भी रहा हूं और आपके लिए बहुत जल्दी लिख रहा हूं। इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था? अरे भाई इन्वेजन ऑफ पोलैंड। क्या था? इन्वेजन ऑफ पोलैंड। क्यों किया था? क्योंकि हिटलर को डेंजिंग पोर्ट चाहिए था। ठीक है, बहाना क्या बनाया? बहाना बनाया कि यहां पर पोलैंड गवर्नमेंट यानी पॉलिश गवर्नमेंट जर्मन पीपल पर एट्रोसिटीज कर रही है। ठीक है, उनके राइट्स का हनन कर रही है, और पॉलिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटिंग द जर्मन पीपल इन देयर टेरिटरी। बस कर दिया, छेड़ दिया युद्ध। तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है पोलैंड, यही तो करेक्ट आंसर है। फ्रांस नहीं है, चाइना नहीं है, ऑस्ट्रिया नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रिया पे पहले जो है इन्वेजन कर दिया था हिटलर ने, लेकिन 1 सितंबर को नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पोलैंड। लाइए फिल इन द ब्लैंक्स फिल ही करते हैं। ठीक है ना, आप भी ऐसी कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है और इसमें पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ ओरिजिनल मेंबर स्टेट। ओहो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। ओरिजिनल मेंबर स्टेट्स यूएनओ के कितने हैं? बताइए जल्दी से। क्या 50 है? ना भाई ना, 50 पे साइन किया था। ठीक है, साइन किया था 50 कंट्रीज ने या 50 नेशंस ने, लेकिन ओरिजिनल मेंबर कितने हैं? 53 है कि 54 है कि 51 है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 51। तो कितने हैं? 51, ऑप्शन नंबर डी। शायद मैंने गलती से ए बोल दिया था ना, मुझे ए नहीं है। ओहो, अच्छा इसलिए बोल दिया था क्योंकि ये सारे ए ही लिखे हैं। इसे करेक्ट कर लेते हैं, ए बी सी डी। ये तो सभी को आती है ना ABCD। बता दीजिए जरा, इसमें भी थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा कि ABCD आती है आप लोगों को कि नहीं आती है। चलिए, तो यहाँ तो ये साबित हो रहा है कि मुझे नहीं आती है, यहाँ गलत हो गया, सभी में ए हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 51 मेंबर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या पूछा जा रहा है? द डैश इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कि इसमें से जो है डैश जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशन की।
एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो एग्जीक्यूशन का काम करे, वही तो है एग्जीक्यूटिव बॉडी। जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मीन्स ऑल द ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब मिला के तो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। से यस और नो सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी काउंसिल, क्या सिक्योरिटी काउंसिल है एग्जीक्यूटिव बॉडी? क्या जनरल असेंबली है? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है? या यूनेस्को है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। जरा सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन बताएंगे आप? तो देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में जो है सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसे लिख लिया हमने, सिक्योरिटी काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आइए इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी संख्या है 15, ठीक है। ये है टोटल मेंबर। इसमें से परमानेंट कितने हैं? परमानेंट है 5, ठीक है। अब नॉन परमानेंट कितने हैं? तो बचे हुए नॉन परमानेंट हो गए, कितने हो गए? 10। ये 10 मेंबर्स जो है कितने साल के लिए बनते हैं? ये 2 इयर्स के लिए बनते हैं, ठीक है। जो 5 परमानेंट नेशंस है ये कौन कौन से? अभी मैंने बताया भी था, चलो फिर से एक बार बता देते हैं। तो पहले नंबर पे हम यूएसए ले लेते हैं, दूसरे नंबर पे हम रशिया ले लेते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम ब्रिटेन ले लेते हैं, ओके। फिर चौथे नंबर पे हम फ्रांस को रख लेते हैं, और फिर 5वें नंबर पर हमने चाइना को रख लिया। हो गए ना 5, ठीक है। अभी ऑफिशियल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हमने किया था। वेरी गुड, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये होते हैं ज्योग्राफिकली जो है, इनकी जो मेंबरशिप है वो ज्योग्राफिकली रीजन वाइज चेंज होती रहती है, ज्योग्राफिकली रीजन बेस्ड होती है, ताकि जो है हर ज्योग्राफिकल रीजन को मौका मिले उसमें रिप्रेजेंट करने का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा जा रहा है द प्रेसिडेंट कैन प्रोम्यूलगेट एन ऑर्डिनेंस, मींस कब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है प्रेसिडेंट? ऑप्शन देखिए, लंबे ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। यही गलती हो जाती है अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो, यानी वो लिखा होता है ना ट्रकों के पीछे नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आपने यहाँ पे जरा सी गलती कर दी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेंटेंस पढ़ के देखिए। व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, अरे भैया लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, प्रधानमंत्री नहीं है तो ऑर्डिनेंस का क्या करेंगे, है ना, ओके। फिर इसके बाद व्हेन देयर इज कंफ्लिक्ट बिटवीन द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर बिल, ना इस समय भी नहीं होता है। सो व्हेन अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज नॉट पास्ड बाय द राज्यसभा, तो क्या हुआ? कंसीडरेशन के लिए आएगी, है ना, उसके बाद पास होगी। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। यस, यही तो है करेक्ट आंसर। तो प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस पास करता है? व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। अब आप इसका जो है करेक्ट आंसर तो डी हो गया। फटाफट मुझे ये लिख के बता दीजिए कि एक साल में कितने सेशन कराने जरूरी है, ठीक है। वैसे कितने सेशन होते हैं? वैसे सेशन होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। पहला जो सेशन होता है उसको हम बोलते हैं बजट सेशन। क्या बोलते हैं? साथ साथ बोलते रहना, बजट सेशन, लिखते रहना साथ साथ, डबल ट्रिपल प्रैक्टिस होगी। ये पहला सेशन। दूसरा सेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? मॉनसून सेशन। क्या बोलते हैं उसे? मॉनसून सेशन। जल्दी जल्दी बोलते जाइए। तीसरा जो सेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? वो होता है विंटर सेशन। क्या होता है? इसे बोलो जल्दी से, विंटर सेशन। क्या होता है? विंटर सेशन, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि एटलीस्ट मिनिमम कितने सेशंस होने चाहिए? डैश सेशंस। जल्दी से, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताएंगे और आप सही बताएंगे, इस बात का मुझे यकीन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 92। टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स द प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर द फ्रेश कंसिडरेशन? कौन सी ऐसी बिल होती है, कौन सी ऐसे सब्जेक्ट पे बिल होती है जिस पर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता? ऑप्शन देखिए। क्या ऐसा ऑर्डिनरी बिल में हो सकता है? क्या मनी बिल में हो सकता है? क्या बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इसमें होगा? अरे भाई वो तो प्रेसिडेंट के पास दोनों हाउस से पास होके ही जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। बिल सीकिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इस मुद्दे पर हो सकता है, ठीक है। किस पर होगा बताइए? ये तो आपको जज करना है ना। यू हैव टू वैल्यूट विच इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका परीक्षण आप करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों ने लिख भी दिया होगा, वेरी गुड। लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए।
ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर है, यानी कि इन केस ऑफ मनी बिल्स प्रेसिडेंट जो है उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, या इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द रैंक ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिसाइडेड बाय डैश। समझ गए? ठीक है, किसके द्वारा डिसाइड होता है, यानी कि डिफरेंट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर डिसाइडेड बाय डैश। कौन डिसाइड करता है? तो देखिए, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी कैबिनेट सेक्रेटरी और ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। बताइए अपना करेक्ट आंसर, लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा का कोई सवाल ही नहीं उठता, कैबिनेट सेक्रेटरी दूर दूर तक इसका वास्ता नहीं है। ओके, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। क्या करता है? इनको अपॉइंट करता है। पर सजेशन किसकी होती है? सजेशन तो ये भाई साहब की होती है ना, और ये भाई साहब कौन है? ये है प्रधानमंत्री। मंत्रियों में प्रधान, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की जो है एडवाइस पर ऐसा कुछ होता है। तो ये पावर किसके पास हुई अलग अलग रैंक देने की, यानी कि कौन जो है होम मिनिस्टर बनेगा, कौन जो है डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन जो है शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन बताएगा? अपने प्रधानमंत्री। तो ये पावर हुई प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग है, क्वेश्चन नंबर 94। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट आर। कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है? ठीक है, क्वेश्चन तो है ये, आपको ध्यान रखना है, लेकिन अब नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, अब ये नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको जो है इसे पढ़ना तो है ही, जानना तो है ही। तो पहले कितने कर सकते थे? क्या 3, 2, 5, 4? बताइए, आप अपना रिव्यू दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ये कौन सी कैटेगरी है? जल्दी से बताइए कौन सी कैटेगरी है, मैं आपको अगली वाली सीट पर बताता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और कैटेगरी कौन सी है? ये कैटेगरी है एंग्लो इंडियन। कौन सी कैटेगरी है? एंग्लो इंडियन। ठीक है, ऐसा हुआ था 104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, वो आया कब है? 2019 में। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने जो है ये जो नॉमिनेशन किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का, यानी कि कितने एंग्लो इंडियन? 2। इसको हमने कर दिया बैंड, ये हो गया बैंड, अब कोई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये 2019 से बैंड हो गया, यानी कि अगले लोकसभा के चुनाव में जो है नहीं होंगे। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हेन अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द एसेंट, व्हिच ऑप्शन इज नॉट ट्रू टू हिम। यानी अगर कोई बिल पार्लियामेंट ने पास की है और वो बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचाई जाती है, तो इसमें से प्रेसिडेंट की एसेंट से संबंधित कौन सी बात सही नहीं लिखी है? तो ही मे साइन इट। वेरी गुड, सही तो है, वो चाहे तो साइन कर सकते हैं। ही मे डिक्लाइन टू साइन इट। अरे वाह, ये भी तो पावर है, हमने पढ़ा है ना प्रेसिडेंट की पावर में कि वो चाहे तो एसेंट दे, चाहे तो ना दे। कौन सी पावर है ये? फटाफट छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, लिखना शुरू करिए। ओके, ही मे रिटर्न इट टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। क्या वो पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकता है? अरे बिल्कुल भेज सकता है, पढ़ा था ना ये हमने। वेरी गुड। और ही मे अमेंड इट। अरे ना 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 ना, ये ज्यादा बड़ी बात हो गई। प्रेसिडेंट जो है लिख रहे हैं कि प्रेसिडेंट उसे अमेंड भी कर देगा, यानी कि चेंज भी कर देगा। ना ना ना, इतनी पावर नहीं दी हमने प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन डी। ओहो, इसमें सी दिखा रहा है, क्या कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? फिर से चेक करें जरा। ही मे रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, नहीं कर सकता है। केवल जो है अगर इसमें मनी बिल की बात लिखी होती तो ये ऑप्शन सही होता, सी वाला। ठीक है, लेकिन कोई भी दूसरी बिल, ऑर्डिनरी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दे सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए, हमने इसको बना दिया, ये सी को बना दिया डी। ठीक है, समझ गए? बताइए तो ब्लैक पेन से कर दें? ओके, कोई बात नहीं, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट कितनों को नॉमिनेट कर सकता है? ये तो अभी भी चल रहा है ना। ओके, कितनों को कर सकता है? तो ऑप्शन ए में लिखा है 10, ऑप्शन बी में 11, ऑप्शन सी में 12 या ऑप्शन सी में 13। बताइए कितने को नॉमिनेट कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 12। 12 को कर सकता है। आप फटाफट बता दीजिए वो ये 12 लोग कौन कौन सी फील्ड से होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, इनको नॉमिनेट किया जा सकता है कौन कौन सी फील्ड से होते हैं? तो इसका ऑप्शन
12 वाला जो है बिल्कुल सही है। और ये किस फील्ड से होते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं लिख डालिए, बिल्कुल फिल कर दीजिए, ठीक है, भर दीजिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स इतना कि ताकि जो है मुझे खुद उसको चेक करने में दिक्कत हो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 97। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हु एडमिनिस्टर, कौन करता है प्रेसिडेंट की ओथ को एडमिनिस्टर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, उसी को हम बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए आगे और कुछ समझते हैं, अगले क्वेश्चन पर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 98 क्वेश्चन पर है हम लोग। हु प्रिसाइड्स, और हाँ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक करो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे करके बिल्कुल ये लाइक, ठीक है, लाइक करने से कौन से आपके पैसे लग रहे हैं, ओके। और इससे जो है होगा ये कि वीडियो जो है पसंद करने लगेंगे और भी लोग, और भी लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो कर दिया लाइक, करते रहिए और अपने सभी दोस्तों को कहिए कि राजपूत सर के सारे वीडियोस को जो है पूरा पूरा कंप्लीट देखना है और साथ साथ जो है उसे लाइक करते रहना है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है आपके लिए, हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा की मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रेसिडेंट करता है। ध्यान रखिएगा क्या बोला है, राज्यसभा, नहीं तो गड़बड़ी कर दो, ठीक है। राज्यसभा प्रेसिडेंट करता है कि वाइस प्रेसिडेंट करता है कि प्राइम मिनिस्टर करता है कि स्पीकर करता है? तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ लिया, ये कौन करता है? ये वाइस प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को हम राज्यसभा का क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का होता है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, ठीक है। अच्छा स्पीकर क्यों नहीं बोलते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस पद के लिए चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता है। एज अ वाइस प्रेसिडेंट होने पर ये उसके जो है स्पीकर के तौर पे काम करेंगे, इसलिए हम इनको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कहते हैं। तो कौन है वो? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म पीरियड क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप डालिए, देखिए कितने बच्चे सही बताते हैं वाइस प्रेसिडेंट का टर्म पीरियड क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका तो ऑप्शन बी सही है, देखिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए नंबर 99। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? यानी प्रेसिडेंट के प्लेजर पर, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत कौन इसमें से जो है अपने ऑफिस में रह सकता है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में लिखते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट जज, या फिर ऑप्शन सी इलेक्शन कमिश्नर, या फिर ऑप्शन डी में है गवर्नर। तो कौन है इसका जो करेक्ट आंसर है? अरे डेफिनेटली जो है अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या हम यूं कहें कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर नहीं निर्भर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं करते, तो कौन करेंगे? गवर्नर। या फिर इसके अलावा जो है यहाँ पे लिखा होता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या लिखा होता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसके तीनों पार्ट के नाम फटाफट बता दो, देखो मैं बोल रहा हूं, एक है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे बताइए, जल्दी से बताइए मेरे बोलने से पहले। जी हाँ, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ओहो कैसा डिजिटल पेन चल रहा है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। और तीसरी कैटेगरी बताइए, तीसरी कैटेगरी है डेप्यूटी मिनिस्टर। कौन है? डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ओके हो गया चलो, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले चेक तो कर ले सही है कि नहीं है। हाँ तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बिल्कुल सही है आंसर। मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, पूरा वीडियो देखेंगे ना तो मजा आएगा, थोड़ा सा देखने से कोई काम नहीं चलता है। अब आप लोग यहाँ तक पहुंचे यानी पूरा देख रहे हैं, आप ही को तो मजा आ रहा है, आप ही तो पढ़ रहे हैं, आप ही तो सीख रहे हैं। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। कितने टोटल मेंबर जो है इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं आपको बताना है। तो आप देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 12, दोनों के मिला के कितने नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो हम ऐसे को सॉल्व कर लेते हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम पर जो है कितने नॉमिनेट किए जा रहे हैं, हम पुरानी बातें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखा है 12, ऑप्शन बी में 14, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 12, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया था 2019 से
हमने एंग्लो इंडियंस को रिमूव कर दिया। एंग्लो इंडियंस आर बेड, ठीक है, वो नहीं है अब इसमें। तो जब वो नहीं है तो कितने बचे? राज्यसभा के बचे। और राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा में 12 है। लोकसभा में कितने हैं? 0 है, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 12, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गए। तो आज के सीरीज में भी जो है हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। और इसी तरह से जो है अगर आप और भी देखना चाहते हैं, और भी जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, फैलाइए इसे, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसकी जो है तारीफ कीजिए क्योंकि आपको पसंद आया है, ठीक है। और इसे लाइक करके जो है शेयर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे ना, उतने ही ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ आपको अगला वीडियो मिलेगा। द सिटी टॉपर परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बाय ऑल ऑफ यू।